आज का हमारा टॉपिक है डेप्रिसिएशन, जिसमें हम पढ़ेंगे ह्रास, जिसमें मूल लागत यानी स्थायी किस्त पद्धति से बीच में ही क्रमागत शेष पद्धति यानी कि रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड अपना लिया जाता है। तो हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 और 23। लेकिन इससे पहले हम आपको नया सिलेबस जो कि 2020-21 के लिए लागू हुआ है उसे समझा देते हैं। उसे 30 और 70% दो भागों में बांट दिया गया है। 30 भाग जो कि हमारे पास अब नहीं है, इसको हटा दिया गया है, और जो 70 पार्ट है 70% का वो रखा गया है। तो आइए देखते हैं 70% और 30% में कौन सा भाग हटाया गया है और कौन सा भाग रखा गया है। सबसे पहले 30% जो भाग हटा दिया गया है उसमें पहला है मृत्यु तथा विघटन से संबंधित खाते यानी डेथ एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप डिसोल्यूशन एंड डेथ इसमें समाप्त किया गया है। दूसरा नंबर आता है पूर्वाधिकारी अंशों का शोधन यानी रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, इसको समाप्त किया गया है। इसके बाद है तीसरा नंबर विनियोग खाते तथा लागत लेखांकन का परिचय यानी इन्वेस्टमेंट अकाउंट और इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंट, समाप्त कर दिया गया है। चौथा नंबर है अनुपात विश्लेषण का सामान्य अध्ययन यानी रेशो एनालिसिस, भी समाप्त कर दिया गया है। इस प्रकार से 4 यूनिट को समाप्त किया गया है जो कि अब नहीं रहेगा 2020-21 के सिलेबस में। अब बात करते हैं 70% की, जिसे कि अब हम लोगों को पढ़ना है। इस 70% को ध्यान से समझिए, जो कि इस वक्त आपको 2020-21 में इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ना है, जिसको एग्जाम में रखा गया है। 70% में पहला चैप्टर है साझेदारी से संबंधित खाते, जिसमें साझेदार का प्रवेश अवकाश ग्रहण शामिल है यानी कि रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप और एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। इन दोनों चैप्टरों को अब आपको पढ़ना होगा। दूसरा पार्ट है इसका जो रखा गया है शेयर से संबंधित यानी इशू ऑफ शेयर है। आशय और प्रकार अंशों का निर्गमन हरण पुनर्निर्गमन से संबंधित खाते हैं। इसका मतलब है दूसरा चैप्टर शेयर से रिलेटेड वाला पूरा रखा गया है। तीसरा पार्ट है ऋण पत्रों से संबंधित, जिसमें उसका प्रकार इशू और रिडेम्पशन संबंधित प्रविष्टियों को यहाँ पर शामिल किया गया है। चौथा पार्ट है कंपनी के अंतिम खाते, जो कि जिसमें हम व्यापार खाते, लाभहानि खाते और लाभहानि नियोजन खाते और बैलेंस शीट बनाते हैं, उसको भी रखा गया है यानी फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनीज। इसके बाद डेप्रिसिएशन, पांचवा चैप्टर है ह्रास। ह्रास की तमाम विधियों से संबंधित जो क्वेश्चन आएंगे उनको डेप्रिसिएशन में रखा गया है। इसके बाद नंबर 6 है गैर व्यावसायिक संस्थाओं के खाते यानी कि अकाउंटिंग ऑफ नॉन ट्रेडिंग इंस्टीट्यूशंस, उसको भी रखा गया है, जिसमें हम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, बैलेंस शीट वगैरह बनाते हैं, जिसकी वीडियो अपलोडेड है ऑलरेडी यूट्यूब पर। इस प्रकार से इन 6 चैप्टर्स को 2020-21 के लिए रखा गया है, जो कि आपको बाकायदे बता दिया गया। उम्मीद है कि आपको 30% और 70% का जो रिवाइज्ड सिलेबस आया हुआ है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद का यानी यूपी बोर्ड का, वह आपकी समझ में अच्छी तरह आ गया होगा। आइए समझते हैं अगला क्वेश्चन डेप्रिसिएशन का। यदि आपको किसी प्रकार का भ्रम हो तो अपने कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज का हमारा डेप्रिसिएशन का सवाल क्वेश्चन नंबर 22 और 23 होगा। आइए सोल्व करते हैं डेप्रिसिएशन यानी ह्रास का क्वेश्चन नंबर 22। आपकी स्क्रीन पर सामने मौजूद है। 1 जनवरी 2012 को श्याम एंड कंपनी ने 4 लाख रुपए का एक वाहन खरीदा। 1 जुलाई 2013 को एक पुराना वाहन 2 लाख रुपए में और क्रय किया और उसकी मरम्मत में 50,000 रुपये व्यय किए। 31 दिसंबर 2015 को पहले वाहन के बदले में
एक नया वाहन ले लिया जिसका मूल्य 5 लाख रुपए था। भुगतान में पहला वाहन तथा 2.5 लाख रुपए नगद दिए। 31 दिसंबर 2014 तक ह्रास लागत मूल्य पर 10% लगाया गया, परंतु 2015 में ह्रास की पद्धति बदलकर 15% क्रमागत शेष पद्धति को अपनाया गया। उपयुक्त विवरण से 2012 से 16 तक का वाहन खाता बनाइए। तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि 1 जनवरी 2012 में इन्होंने 4 लाख रुपए की मशीन खरीदी। 1 जुलाई 2013 में जाके दूसरी मशीन 2.5 लाख रुपए में खरीदी। 2 लाख रुपए उसका लागत मूल्य है, 50,000 रुपए उसमें व्यय किए हैं। इसकी तारीखों से ज़्यादा आपको मतलब रखना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं और स्टेप बाय स्टेप ध्यान रखेंगे। 2014 तक तो इसका मूल्य जो डेप्रिसिएशन का है वो 10% मूल लागत पर यानी स्थायी किस्त पद्धति से, और 2015 में जाकर 15% क्रमागत शेष पद्धति लगेगी। तो इसको हम सॉल्व करने चल रहे हैं और इसको ध्यान से आप देखेंगे और स्टेप बाय स्टेप इसके तमाम पॉइंट्स पर ध्यान देंगे। पहली मशीन जो 4 लाख वाली है वो 2012 में खरीदी गई है और उसकी तारीख है जनवरी 1। टू बैंक अकाउंट के नाम से लिखेंगे जिसमें कि उसकी कीमत 4 लाख रुपए है। तो 4 लाख रुपए 2012 दिसंबर 31 में बाई डेप्रिसिएशन यहाँ पर लिखेंगे और इसका 10% 40,000 रुपये डेप्रिसिएशन आएगा। और इस तारीख को जो मशीन का बैलेंस सीडी यानी कैरी डाउन बैलेंस होगा वो 4 लाख रुपए में से ये 40,000 रुपये घट कर जो बचेगा उसी को ही हम बैलेंस सीडी में लिखेंगे। तो 4 लाख रुपए में से 40,000 घटाएंगे तो 3,60,000 रुपये बैलेंस बचेगा। इसको हम 2013 में जाकर जनवरी 1 को बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे और इस तारीख को ध्यान रखेंगे। 3,60,000 का बैलेंस ब्रॉट डाउन हुआ और इसी साल जुलाई 1 को एक मशीन और खरीदी गई है जिसकी कीमत 2.5 लाख रुपए है। 2 लाख रुपए तो उसको खरीदने में और 50,000 रुपये उसको लगाने, मरम्मत करने आदि में खर्च हुए। तो 2013 में जब डेप्रिसिएशन की बारी आएगी तो यहाँ पर हमारे पास इस वक्त 2 मशीनों का वह है डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, वो भी मूल लागत पर। पहली वाली 4 लाख वाली का तो 40,000 आएगा ही आएगा। ये जो 2.5 लाख की है इसको जुलाई में खरीदा है तो इसका 10% 6 महीने का 12,500 रुपये आएगा बैलेंस डेप्रिसिएशन। इन दोनों का टोटल 52,500 रुपये डेप्रिसिएशन होगा। दिसंबर 31 को जब हम इसका बैलेंस सीडी यानी कि कैरिड डाउन बैलेंस करेंगे तो देखेंगे कितना बैलेंस आता है। कुल मशीनों का जो टोटल है 6,10,000 रुपये होता है। इसको हम दोनों तरफ लिख देंगे। 6,10,000 रुपये में से 52,500 रुपये घटा देंगे तो यहाँ पर जो बैलेंस आएगा उसको हम बैलेंस सीडी के सामने लिखेंगे। 5 5 10, 7 2 9 और 1 10, और यहाँ पर आएगा 5 5 10 और 1 11, 5 और 5 6, 5,57,500 रुपये। अब हम इस बैलेंस के साथ में 2014 में जनवरी 1 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे। ₹5,57,500 रुपये 2014 में। अब हम पहुंचते हैं सवाल में, देखते हैं क्या हुआ और कब हुआ। यहाँ पर कहा गया है 2014 में कुछ नहीं हुआ है। 2015 में पहले वाहन के बदले में जिसका मूल्य 5 लाख रुपए था एक नया वाहन खरीदा गया है
और पहला वाहन बदले में दिया गया है और भुगतान में 2.5 लाख रुपए नगद भी दिए गए हैं। अब सवाल को ध्यान से देखिए। 5,57,500 रुपये 2000, ये 14 है। 2014 में मशीनें सामान्य तौर पर अपने अनुरूप अपने अनुकूल चल रही हैं, किसी प्रकार का ट्रांजैक्शन या लेन देन नहीं हुआ है। तो ये मशीन जो 4 लाख वाली है इसका 10% 40,000 रुपये, और ये जो 2.5 लाख वाला है इसका 10% 25,000 रुपये पूरे साल का लगेगा, क्योंकि अब बैलेंस जनवरी से दिसंबर 31 तक पूरे साल का ट्रांसफ़र किया जाएगा यहाँ पे चार्ज करके डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं बैलेंस कितना हुआ। 5,57,500 5,57,500 65,000 रुपये यहाँ से हम इसको माइनस कर देंगे। तो जो बैलेंस हमारे पास बचेगा वह कितना बचेगा, 5 2 7 और यहाँ पर है 9 6 15 4 1 5, 4,92,500 रुपये। इस बैलेंस को हम यहाँ लाएंगे 2015 में जनवरी 1 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन करेंगे। 4,92,500 रुपये। यहाँ पर एक मशीन खरीदी जाती है, वह भी सवाल के अनुसार चलेंगे। तो यहाँ पर लिखा है दिसंबर 31 को 2015 को पहले वाहन के बदले में नया वाहन लिया गया है। तो हम देखेंगे इसका डेप्रिसिएशन वगैरह और लॉस वगैरह चेक करेंगे, फ़ायदा नुकसान क्या हुआ। तो ध्यान से देखिए, जो मशीन 4 लाख की थी 2012 में, उसका डेप्रिसिएशन पहले साल 40,000 रुपये कटा, फिर 3,60,000 बैलेंस आया, फिर 2013 में पूरे साल का 40,000 कटा, मूल लागत से 3,20,000 आया। 2014 में फिर 40,000 रुपये कटा, अब 2,80,000 रुपये आया। 2015 में हमने दिसंबर 31 को बेचा है, यानी इस मशीन को पूरा चलाया है पूरे साल भर। लेकिन यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है कि इसका डेप्रिसिएशन का मेथड बदल गया। अब इसी बैलेंस पर 15% प्रतिवर्ष लगेगा। तो 2,80,000 का 15% काटेंगे तो 42,000 आएगा। इसका मतलब अब हमारे सामने बैलेंस 2,38,000 का है। अगर हम 2,38,000 से ज़्यादा में बेचेंगे तो फ़ायदा होगा, कम में बेचेंगे तो नुकसान होगा। लेकिन हमने इसको बेचा 2.5 लाख में। अब कैसे पता चला कि 2.5 लाख में बेचा, इस प्रकार से समझ सकते हैं। जिस मशीन को ख़रीदा है उसकी एक्चुअल कीमत है 5 लाख रुपए। इन्होंने कहा हमने 2.5 लाख रुपए नगद दिया है और बाकी के पैसे में हमने ये मशीन दे दी। तो अगर हम 2.5 लाख रुपए नगद देते हैं, यानी ये कैश देते हैं, और जो बचता है, अब 2.5 लाख रुपए बचा है, तो इस 2.5 लाख का पेमेंट करने के लिए ये मशीन दी जाती है। इसका मतलब इस मशीन की जो ट्रांसफ़र वैल्यू है, ट्रांसफ़र वैल्यू यानी कि बदले में ली जाने वाली कीमत, इसका मतलब है कि वो 2.5 लाख रुपए की होगी। तभी तो 5 लाख रुपए पूरे होंगे यहाँ पे। 5 लाख रुपए पूरा करने के लिए 2.5 लाख रुपए नगद और 2.5 लाख की फिर ये मशीन दे के पूरी की जाएगी। तो इस मशीन की कीमत 2,38,000 है, लेकिन बेचा गया 2.5 लाख में। इस प्रकार से 12,000 रुपये का फ़ायदा हुआ। अगर 12,000 रुपये का फ़ायदा हुआ है तो इस प्रॉफिट को हमें दिखाना होगा कि हम इस फ़ायदे को किस तरह यहाँ पर शो कर रहे हैं। तो अब इस फ़ायदे को जब लिखेंगे तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर हम लिखेंगे 2015 दिसंबर 31 को यह काम हुआ है। बाई सबसे पहले डेप्रिसिएशन पूरे साल का 4 लाख वाली मशीन का 42,000 रुपये। उसके बाद हम इस मशीन को बेच देंगे, वेंडर को बेचेंगे, तो इसकी कीमत बाई बैंक के अनुसार लगेगी। इस मशीन को कितने में बेचा गया, 2,38,000 रुपये इसकी लागत है। क्योंकि इन्होंने जब मशीन खरीदा है तो मशीन की जो वैल्यू है टोटल 5 लाख रुपए है, जिसमें से इन्होंने 2.5 लाख रुपए नगद दिए हैं।
अब बचता है 2.5 लाख रुपए। इन्होंने कहा हमने 2.5 लाख के बदले में इस मशीन के बैलेंस को दे दिया। इसका मतलब ये जो 2,38,000 रुपये की मशीन है, इसकी कीमत है 2.5 लाख रुपए। इसका मतलब है अगर 2,38,000 की मशीन अगर बेची जाएगी तो 2.5 लाख रुपए में बेचेंगे तो 12,000 रुपये का फ़ायदा होगा। तो हम यहाँ पर 12,000 रुपये टू प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से लिखेंगे और बैंक अकाउंट में इसकी बिक्री 2.5 लाख रुपये लिख देंगे। इसके बाद यहाँ पर जो मशीन खरीदी गई है, अब उसका क्रय मूल्य भी जान लीजिए। 2.5 लाख रुपये उन्होंने दिया है नगद। 2,38,000 रुपये का नगद मूल्यांकन हुआ है जो पुरानी मशीन है 4 लाख वाली का। इसका मतलब है इसका टोटल वैल्यू 4,88,000 रुपये आंका गया है तो ये 5 लाख रुपए का, लेकिन नगद में भुगतान किया गया है 4,88,000, जिसमें 12,000 रुपये का फ़ायदा हुआ है। तो यहाँ पर हम 4,88,000 रुपये इस मशीन का दाम लिखेंगे। इस प्रकार से ये दोनों मिला के पूरा 5 लाख रुपए इसकी वैल्यू हो जाएगा। जब डेप्रीसिएशन का नंबर आएगा तो हम यहाँ पर डेप्रीसिएशन किस मशीन पर कितना काटेंगे यह समझते हैं। हमारे पास ये जो 4 लाख वाली मशीन है ये पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। ये बचती है 2.5 लाख वाली। 2.5 लाख वाली मशीन का हमने पहले 12,500 रुपये एक बार डेप्रीसिएशन काटा और एक बार 25,000 रुपये काटा। तो कुल मिला के हमने इन दोनों डेप्रीसिएशनों को जोड़ेंगे तो 2.5 लाख रुपये में से हम 12,000 और 25,000 37,500 रुपये घटा देंगे। तो इस मशीन का दाम 2,12,500 रुपये बचेगा। इस पर 15% डेप्रीसिएशन काटा जाएगा तो कितना आएगा वो ध्यान से देख लेते हैं। 2,12,500 इंटू 15/100 कितना डेप्रीसिएशन आएगा यह जानने के लिए आगे देखते हैं इसकी कैलकुलेशन किस प्रकार से होगी। 12,500 गुणा 15/100 काट दीजिए। 15 पंजे 75, 15 दूनी 30 7 37, 15 कम 15 3 18, 15 दूनी 30 1 31, 31,875 रुपये इसका डेप्रीसिएशन होगा। किस मशीन का? इस 2.5 लाख वाली का। तो यहाँ पर लिख दीजिए बाई डेप्रीसिएशन जो दूसरी मशीन है यानी सेकेंड मशीन का, यहाँ पर सेकेंड लिखेंगे और यहाँ लिख देंगे 31,875 रुपये। और जो ये मशीन 5 लाख वाली खरीदी है यह दिसंबर 31 को खरीदी गई है, इसका कोई डेप्रीसिएशन नहीं कटेगा। यहाँ पर अब बैलेंस सीडी ही किया जाएगा, इस बात का ध्यान रखेंगे, क्योंकि अगर इसको हम दिसंबर से पहले कभी भी खरीदते तो हम दिसंबर तक का टाइम काउंट करके उसका डेप्रीसिएशन काटते। अब दिसंबर को ही खरीदा है तो डेप्रीसिएशन काटने का कोई मतलब नहीं है। अब इसका टोटल होता है 9,92,500 रुपये। 9,92,500 रुपये। 9,92,500 में से इसको घटाएंगे। ये है 2,50,000 और ये 42, 2,92,000 और 31,875 ये इन सब को पूरे को हम घटा देंगे। इसका जब बैलेंस सीडी करेंगे तो 6,80,625 रुपया आएगा। इसी बैलेंस को हम 2016 में लेकर जाएंगे। 2016 जनवरी 1 यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस बीडी। बैलेंस ब्रॉट डाउन किया जाएगा 6,80,625 रुपये। अब हमारा मेथड तो चेंज हो गया है। अब हम दिसंबर 31 को जो डेप्रीसिएशन काटेंगे इसी पर काटेंगे, इसी का 15% काटेंगे बाई डेप्रीसिएशन इसका 15% काटेंगे। तो यहाँ पर जो डेप्रीसिएशन का अमाउंट आएगा वो ये आएगा 1,02,093.75 पैसे ये आएगा। अगर हम इसका 15% काटेंगे तो 1,02,093.75 पैसे आएगा, यानी 75 आएगा। इसके बाद हम डेप्रीसिएशन से
बैलेंस सीडी करेंगे इसी डेप्रिसिएशन के बाद, तो जो बैलेंस सीडी होगा वो हमारे सवाल का जवाब होना चाहिए, क्योंकि 2016 तक ही हमसे डेप्रिसिएशन निकालने के लिए कहा गया है। तो देख लेते हैं बैलेंस कितना बचेगा। अब हम 6,80,625 में से 10, 20, 93.75 को घटाते हैं, तो यहाँ डेप्रिसिएशन घटाने के बाद 5,78,531.25 बैलेंस सीडी होगा। तो यहाँ पर अब आंसर हमें चेक करना चाहिए। देखते हैं क्या बैलेंस है। इसका जवाब यहाँ पे है मशीन खाते का, वाहन खाते का शेष जो है वो है 5,78,531.25। तो आपने इसका जवाब यहाँ पे देख लिया है किस प्रकार से हमने इसके सवाल को कंप्लीट किया है। यहाँ पर वाहन शब्द का प्रयोग है और हमने यहाँ पर मशीनरी शब्द का प्रयोग किया हुआ है। तो यहाँ पर आप व्हीकल अकाउंट लिख सकते हैं, ब्रैकेट में लिख दीजिए व्हीकल अकाउंट। इस प्रकार से, क्योंकि मशीनरी भी लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मशीन व्हीकल मशीन से ही तो चलेगी और अपने आप थोड़ी भागेगी। तो अब इस प्रकार से हमने क्वेश्चन को कम्प्लीटली सॉल्व कर दिया है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं स्टेप बाय स्टेप इसके प्रॉब्लम पूरी तरह से सॉल्व हो चुकी है और इसका बैलेंस भी बिल्कुल एक्यूरेट आ चुका है। 2012 से शुरू हुआ है ये, 12, 13, 14, 15 और 16 पूरे 5 साल तक इसका डेप्रिसिएशन निकलवाया गया है। अब चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखते हैं, यानी कि 23 को। यहाँ पर लिखा है चार्टर्ड प्लेन्स लिमिटेड जो यंत्र पर 10% वार्षिक क्रमागत शेष पद्धति के अंतर्गत ह्रास अपलिखित करते हैं, उनका यंत्र लेखा 1 जनवरी 2015 को 9,72,000 रुपये का शेष दिखाता है। 2015 में यंत्र का वह भाग जो 1 जनवरी 2013 को 80,000 में क्रय किया गया था, 1 जुलाई 2015 को 45,000 रुपये में बेच दिया गया तथा उसी तिथि को एक नया यंत्र 1.5 लाख रुपए में क्रय करके स्थापित किया और 8,000 रुपये उसकी स्थापना में व्यय हुआ। कंपनी ने 1 जनवरी 2013 से क्रमागत शेष पद्धति को बदलकर स्थायी किस्त पद्धति को अपनाना चाहती है और अंतर को 31 दिसंबर 2015 को समायोजित करना चाहती है। ह्रास की दर पूर्ववत रहती है। यंत्र खाता बनाइए तथा 2015 में लाभालाभ खाते पर इसका क्या अप्रचलन के रूप में हानि ऋणी होगी वह भी बताइए। तो सवाल बहुत ही बेहतरीन है और इसमें ख़ास बात यह है कि सवाल में सिर्फ 2015 का ही बनाना है, ये ध्यान देंगे। यहाँ पर लिखा है 2015 में इसका जनवरी 1 को बैलेंस 9,72,000 है, लेकिन जिस मशीन को बेचा गया है 45,000 में, वह मशीन भी इसी में ही शामिल है और उसकी कीमत 80,000 रुपये है। तो सबसे पहले हमें यहाँ जाना होगा कि हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि 2015 में जो 9,72,000 रुपये की मशीन है उसका बैलेंस 2013 में कितना रहा होगा। यह जानने के लिए हम इसके बैलेंस की वर्किंग करेंगे। सबसे पहले देखिए वर्किंग का ये पार्ट बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें लिखा है वर्किंग बैलेंस एज ऑन जनवरी 1 2015 को इसका बैलेंस है 9,72,000 रुपये का। जब हम इसके पीछे यानी 1 साल 2014 जनवरी में जाएंगे तो हम यहाँ पर 100/90 करेंगे। 90 क्यों करेंगे? जो 10% है 100 को तो ऊपर रखेंगे और जो 100 में से 10% घटा के 90 यहाँ लिखेंगे, क्योंकि 10% डेप्रिसिएशन कट गया। अगर 10 के बजाय 20% होता तो हम यहाँ पर 80 लिखते। 100 में से 20% घटा के यहाँ 80 लिख देते। 100/80 यानी 100/80 हो जाता। अब 10% है तो 100/90 करेंगे, 1 साल पीछे चले जाएंगे। तो अब 1 साल पीछे यानी 2014 में इसकी कीमत 10,80,000 हो गई। अब 2013 में पहुंचेंगे और देखेंगे जनवरी 1 2013 में क्या बैलेंस है। तो 10,80,000 इंटू 100/90
90 करेंगे तो अब यहाँ पर बैलेंस हो गया 12 लाख रुपए का, यानी 2000 जो हमारे पास 13 में हमारी जो वैल्यू है कुल मशीन की वो 12 लाख रुपए है। इस 12 लाख के दो भाग हो गए, पहला भाग हो गया 80,000, दूसरा भाग हो गया 11,20,000। ये सोल्ड हो गया यानी बेच दिया गया, लेकिन इसको अनसोल्ड किया यानी इसको भी नहीं बेचा है। इस पर डेप्रीसिएशन कटेगा 11,20,000 इंटू 10/100 तो 1,12,000 रुपये का डेप्रीसिएशन आएगा। जिस मशीन को बेचा है यहाँ पर 2015 में, वो यहाँ पर खरीदा गया था 2013 में, यहाँ पर सवाल के मुताबिक जनवरी 1 को। तो हम 2013 यहाँ पर 80,000 की वैल्यू रखेंगे और इसका डेप्रीसिएशन 10% से काटेंगे तो 8,000 आएगा, बैलेंस आया 72,000 का। अब 72,000 क्योंकि रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड चल रहा था तो 72,000 का 10% 7200, तो 2014 में इसका जो बैलेंस घटा के आएगा वो 15 में ट्रांसफ़र होगा तो 15 में 64,800 का बैलेंस होगा। दिसंबर तक इसको नहीं चलाया गया, 2015 में इसको जुलाई 1 तक यानी कि 1 जुलाई को बेच दिया गया। तो अगर 1 जुलाई को बेचा गया तो 30 जून तक यानी 6 महीने तक चलाया गया। तो 64,800 पे 6 महीने का 10% से डेप्रीसिएशन 64,800 गुणा 10/100 और गुणा 6/12 तो 3240 आएगा। अब हम 64,800 में से 3240 घटाएंगे, 61,560 रुपये बैलेंस आएगा। अब हमने इसको यहाँ सेल कर दिया, सेल किए तो इसमें से घटाया 45,000 तो 16,560 रुपये का लॉस हो गया। यहाँ से हम 3 अमाउंट शिफ्ट करेंगे और उसको हम मशीन खाते में लिखेंगे। अब आइए सॉल्व करते हैं सवाल और स्टेप बाय स्टेप इसके हर पॉइंट पर नज़र गड़ाते हैं, ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले एक एक पॉइंट बहुत ध्यान से देखेंगे। सवाल अच्छा है, सवाल समझना ज़रूरी है। ये 2015 जनवरी 1 को हमारा बैलेंस यहाँ पर ट्रांसफ़र होके आया है टू बैलेंस BD 9,72,000 रुपये। ये सवाल MCOM में भी है, इसको मैंने MCOM वाले बच्चों को यह डेप्रीसिएशन वाला सवाल पढ़ाया है, उस क्लास में भी यह है। तो सबसे पहले 2015 में यहाँ पर पहुँचेंगे हम जुलाई 1 को, बाई डेप्रीसिएशन उस मशीन का लिखेंगे जो मशीन हमने बेची है, उसका डेप्रीसिएशन 3240 रुपये है, जो कि मैंने अभी वर्किंग में दिखाया। और उसके बाद यहाँ से हमने बताया 3 चीज़ लिखेंगे, एक तो ये 3240, 45,000 और 16,560 जिस पे मैंने राइट लगाया है, इन सभी को लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट। ये सेल है, इसको सेल किया है 45,000 में। इसके बाद घाटा हो गया, जो घाटा है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र हुआ 16,560 रुपये। 16,560 रुपये लिखने के बाद फिर हम दिसंबर 31 को आते हैं और यहाँ पर डेप्रीसिएशन लगाएंगे, लेकिन डेप्रीसिएशन का सिस्टम सवाल के मुताबिक बदल चुका है और इन्होंने एक मशीन जुलाई 1 2015 में और ख़रीदी है और वह ख़रीदी है 1.5 लाख में और उसको लगाने में 8,000 का खर्च हुआ, तो 1,58,000 रुपये में मशीन का लागत बैठता है। इसको देख लेते हैं। यहाँ लिखा है 1 जुलाई 2015 को 45,000 रुपये में बेचा गया, उसी तिथि को 1.5 लाख रुपए में क्रय करके स्थापित किया एक नया यंत्र और 8,000 रुपये उसकी स्थापना में भी व्यय हुआ। तो इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पर 1,58,000 रुपये में नई मशीन को लिखेंगे। जब डेप्रीसिएशन की बारी आती है तो क्वेश्चन में ये कहा गया है कि 2013 से क्रमागत शेष पद्धति को अब बदल दिया जाएगा और स्थायी किस्त पद्धति को अपनाना है और जो अंतर होगा वो हम समायोजित करेंगे 2015 में। तो सवाल बहुत ही बढ़िया है, सवाल को समझना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम डेप्रीसिएशन लिखेंगे, उससे पहले एडजस्टेड डेप्रीसिएशन समझेंगे। यह है एडजस्टेड डेप्रीसिएशन।
इसको समझना बहुत ज़रूरी है। जो मशीन हमारे पास 11,20,000 रुपये वाली है, उस मशीन का हमें पिछले 2 साल का 2013-2014 का डेप्रिसिएशन फिक्स और रिटर्न डाउन से निकालना होगा। उसके बाद उन दोनों के डिफरेंस को वहाँ पे एडजस्ट करना होगा। तो जो 11,20,000 वाली मशीन है, अगर फिक्स से काटेंगे तो 10% 11,20,000 का 1,12,000 होगा। अगली साल भी 1,12,000 ही होगा। लेकिन रिटर्न डाउन से पहले 11,20,000 में से 1,12,000 घटाएंगे तो 10,08,000 रुपये बैलेंस आएगा। अब 2014 में इस पर डेप्रिसिएशन काटेंगे तो 1,08,000 रुपये आएगा। इसका मतलब है 2014 में 1,08,000 रुपये रिटर्न डाउन से होता है। 1,08,000 यहाँ पे लिख देंगे। अब दोनों डेप्रिसिएशनों को जोड़िए। फिक्स वाले को जोड़ेंगे 2,24,000, रिटर्न डाउन वाले को जोड़ेंगे 2,12,800 होगा। इन दोनों का जो अंतर है उसको हमने यहाँ निकाल लिया। 2,24,000 में से 2,12,800 घटाया तो 11,200 रुपये यहाँ पर डेप्रिसिएशन का डिफरेंस आया, जो कि एडजस्ट किया जाएगा। तो अब यहाँ पर मेथड बदल चुका है। जो डेप्रिसिएशन हम काटेंगे पहली मशीन का, वो तो 1,12,000 रुपये फिक्स है। 11,20,000 वाली का 1,12,000 रुपये लिखना ही होगा। लेकिन जो हमने दूसरी मशीन अभी खरीदी है 1,58,000 रुपये वाली, इसका 6 महीने का डेप्रिसिएशन 7,900 रुपये आएगा। 1,58,000 गुणा 10/100 गुणा 6/12। इसके बाद इसी तारीख को हम बाई एडजस्टेड डेप्रिसिएशन भी लिखेंगे। एडजस्टेड डेप्रिसिएशन कितना रुपया होगा? 11,200 रुपये। क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है जो ये 11,20,000 वाली मशीन है, इस मशीन का 11,20,000 वाली मशीन ये जो है, इसका दोनों मेथड से डेप्रिसिएशन काटिए, रिटर्न डाउन से फिक्स से, उनका डिफरेंस यहाँ पे एडजस्ट कर दीजिए और अब आगे फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड ही अपनाइए। यहाँ पर लिखा गया है, यहाँ पर देखेंगे तो लिखा गया है क्रमागत शेष पद्धति को अब बदल दिया जाएगा, स्थायी किस्त पद्धति को अपनाना चाहती है और अंतर को, यानी जो दोनों का अंतर है उसको 31 दिसंबर 2015 को समायोजित करना चाहती है। तो समायोजित करने के बाद समायोजित वाला जो डेप्रिसिएशन है वो 11,200 आया है। अब कुछ नहीं करना है, बैलेंस सीडी करना है और चेक करना है कि मशीन का कितना बैलेंस आया। इन दोनों का टोटल 11,30,000 रुपये होता है, जो दोनों तरफ इक्वल लिख दिया जाएगा और 11,30,000 में से इन सब को घटा दिया जाएगा। घटाने के बाद जो हमारा बैलेंस आएगा वही हमारा जवाब होगा। बाई बैलेंस सीडी करेंगे। इस 11,30,000 में से इन सबको घटाने पर 9,34,100 रुपये का बैलेंस आता है। ये हमारा आंसर होना चाहिए। मैच करने पर पता चलता है अप्रचलन पर हानि 16,560 रुपये है, जो कि यहाँ हमने आपको दिखाया। उसके बाद डेप्रिसिएशन एडजस्टेड डेप्रिसिएशन जो कि 11,200 रुपये दिखा रहा है, जो कि हमने यहाँ वर्किंग की है 11,200 रुपये की, ये रही। उसके बाद है बैलेंस 9,34,100 रुपये, जो कि हमारा आंसर यहाँ पे 9,34,100 रुपये आ चुका है। इस प्रकार से यह प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 23 आसानी से सॉल्व हो चुका है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 23 याददाश्त के लिए मौजूद रहेगा। इस प्रकार से शुरू से लेके एंड तक इस सभी प्रश्नों को स्टेप बाय स्टेप आपने समझ लिया है। किसी भी प्रकार की अगर प्रॉब्लम आपको होती है तो आप ज़रूर अपने कमेंट में कहिए। व्हाट्सअप नंबर आपके पास मौजूद है, अगर जिसको नहीं मालूम है वह व्हाट्सअप नंबर देख सकता है। ये हमारा नंबर है
दोनों व्हाट्सएप नंबर हमारे चल रहे हैं। आप किसी पर भी अपनी प्रॉब्लम भेज सकते हैं, हमारे पास पहुंच जाएगा। दोनों नंबर व्हाट्सएप के हैं, आप अपनी बातें यहाँ पर रख सकते हैं, बता सकते हैं। और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। यदि आप नए हैं इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और कॉमर्स से रिलेटेड अपडेट्स कंटिन्यू लेते रहिए। फिर लेकर आएंगे वीडियो एक नई, जो होगी खास महत्वपूर्ण सिर्फ आपके लिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।